नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक है और घोषणा पत्र में सब रहेगा, पूरे देश के हित में घोषणा पत्र बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। सीएम साय को भी घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। तो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी के घोषणा पत्र में की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। पूरे देश के हित में मैनिफेस्टो बनेगा, ये कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी का घोषणा पत्र दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्या कुछ खास रहेगा इस घोषणा पत्र में और इस बैठक में कौन कौन से नेता हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे? शिवम, हम आपको बता दें कि मैनिफेस्टो की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह द्वारा की जानी है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर विष्णुदेव साय आज सुबह 8 बजे रायपुर राजधानी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान एयरपोर्ट पर कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं कि हमको मैनिफेस्टो के सदस्य के रूप में चयनित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि छत्तीसगढ़ का मॉडल भी इस मैनिफेस्टो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि इस मैनिफेस्टो को लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में इस मैनिफेस्टो में दिखाया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इस मैनिफेस्टो को लेकर जो सूत्रों से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, उसके तहत मोदी की गारंटी के तहत ये मैनिफेस्टो बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जी मनोज, इस मैनिफेस्टो में वो कौन कौन से चीजें हो सकती हैं जिनका नाम इस मैनिफेस्टो में होगा? क्या क्राइटेरिया होगा? किस तरह से किन मुद्दों को अहम भूमिका दी जाएगी इस मैनिफेस्टो में? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी शिवम, बिल्कुल। शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और 100 दिन के अंदर मोदी की गारंटी के तहत कई कार्यों को यहाँ पर लागू किया गया है। जैसे मातारी बंधन योजना को ले लीजिए, जिसमें 70 लाख महिलाओं को मातारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपए मासिक के उनके खाते में बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपको ये भी बता दें कि इसी मातारी बंधन योजना के कारण छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। इसकी उपलब्धिता को देखते हुए मैनिफेस्टो में हो सकता है कि इसको भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ ये किसानों को 3100 रुपये धान खरीदी का मुद्दा जो था, जो 3100 रुपये बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है धान खरीदी को लेकर, वो भी मैनिफेस्टो में दिया जा सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। जी देखिए मनोज, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मातारी बंधन योजना, जैसा कि आपने भी बताया, कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और शायद यही वजह था कि बीजेपी की सरकार बनी। तो अब चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में जो मैनिफेस्टो बनता है वो चूंकि बड़े बड़े फैसलों से बनता है, तो वो आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के माहौल को देखते हुए वो बड़े बड़े कौन से डिसीजन हो सकते हैं जो इस मैनिफेस्टो में जिनका नाम शामिल हो सकता है या जिनका इसमें नाम शामिल होगा? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मातारी बंधन योजना की उपलब्धिता को देखते हुए हो सकता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसको पूरे देश में लागू करने के लिए मोदी की गारंटी के तहत महिलाओं को लुभाने के लिए यह कदम बीजेपी पूरे देश में उठा सकती है। इसको लेकर मैनिफेस्टो में इसको स्थान मिल सकता है, इस योजना को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धान खरीदी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, जो पूरे देश में एमआरपी की बातें किसानों द्वारा बार बार उठाई जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर 2100 रुपया समर्थन मूल्य दिया जा रहा है बीजेपी के
सरकार द्वारा। तो हो सकता है कहीं न कहीं इसको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है। जी जी मनोज, और क्या जो क्योंकि मुख्यमंत्री भी जनजातीय समुदाय से आते हैं, क्या उनको भी साधने की कोशिश की जा सकती है, या जितने भी क्राइटेरिया हैं, एक हायरार्की है, वो उससे फॉलो करते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया जाएगा? शायद यही वजह है कि सीएम विष्णुदेव साय इस कैबिनेट और इस बैठक का हिस्सा हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और कहीं न कहीं जैसे आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी संख्या ज्यादा है और जिसके तहत विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री को इस मैनिफेस्टो के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कहीं न कहीं बीजेपी जो है बड़ा गांव आदिवासियों को लेकर खेलने की फिराक में है। जी जी मनोज, और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की चुनावी मैदान में? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, जो बस्तर में होगा, और 5 तारीख को जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है, और साथ ही साथ 8 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम बस्तर के लिए बातें बीजेपी कार्यालय से सूचना ऐसी मिल रही है। हो सकता है ये दोनों बड़े नेता, और स्वाभाविक सी बात है 19 तारीख को चुनाव है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्टार प्रचारकों का दौरा लगना स्वाभाविक है। कांग्रेस और भाजपा चुनाव तैयारियों में काफी तेजी से जुट चुकी है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो केशकाल के हरवेल में चुनावी प्रचार को लेकर जनसभा आयोजित की गई, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में गरीबों को पक्के आवास न देकर उन्हें बेघर करने का पाप किया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने 18 लाख परिवार के लिए पक्के आवास को मंजूरी दी। पीएससी में घोटाला कर कांग्रेस ने प्रदेश के होनहार बेटे बेटियों की भविष्य से खिलवाड़ किया। तो वहीं बीजेपी सरकार के वादे के अनुसार घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है और दोषी जल्द ही जेल में होंगे। हमारे सरकार में जमन के काम शुरू हो रही सोमल अगला किस नहीं मिलिस, आज तक मन के मकान अधूरा के अधूरा है। ऐसा पाप ये कांग्रेस के सरकार करिस कि गरीब मला बेघरबार कर दिस। हमारे सरकार आते के साथ 13 दिसंबर के शपथ लेहन और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान के स्वीकृति दे दे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कांकेर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम चल रहा है। कांग्रेस का बाय बाय हो गया है। आगे सीएम ने यह भी कहा कि सरकार में आते ही हमने मोदी जी की सभी प्रमुख गारंटियों को तेजी से पूरा किया है और लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी के बचे हुए प्रमुख वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है, उनको मुश्किल हो जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद लिए, 145 लाख मीट्रिक टन अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी लोगों को महतारी बंधन का एक किस्त दे दिए, 3 तारीख को फिर से इनका किस्त आ रहा है। तेंदुपत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदने का आदेश हो गया। वन मंत्री जी बताए हैं सारा पुराना योजना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था वो सब योजना फिर से लागू होने वाला है। और कांग्रेस का बाय बाय। खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर की लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस बस्तर प्रत्याशी का कार्टून पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लेकिन इस बार पोस्टर में खास बात यह देखने को मिल रही है कि कार्टून पोस्टर में प्रत्याशी को निशाना न बनाकर भूपेश बघेल, राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने
कार्टून का पोस्टर जारी किया। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टरवार जारी है। कांग्रेस बस्तर प्रत्याशी को टारगेट न करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है और राहुल गांधी को। तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की। उस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, बीजेपी और कांग्रेस का पोस्टरवार शुरू हो गया है और बीजेपी ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी को टारगेट किया है, ये क्या दिखाता है? क्या बीजेपी प्रत्याशियों को छोड़कर सीधा शीर्ष पदों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको टारगेट कर रही है? शिवम, बिल्कुल आपको बता दें शिवम कि जब से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तब से बीजेपी और कांग्रेस पोस्टरवार को लेकर एक दूसरे पर काफी तेजी से हमलावर है। इसी कड़ी में आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें पोस्टरवार को लेकर कि पहले बीजेपी द्वारा जो है वो प्रत्याशियों को टारगेट कर रही थी, जैसे शिव डहरिया जी है और ताम्रध्वज साहू जी है, महासमुंद के प्रत्याशी है ताम्रध्वज साहू, उनको लेकर निष्क्रियता का जो पोस्टरवार चला था। अब जो है ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि बस्तर से कवासी लखमा जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, इसको टारगेट न कर बीजेपी सीधे राहुल गांधी और भूपेश बघेल को टारगेट कर रही है। जिसके और इसकी एक महत्वपूर्ण बात आप ये बता दें कि कुछ दिन पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लखमा बस्तर से, उन्होंने ये अपनी एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था, मैंने तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने हमको प्रत्याशी बना दिया है। उसी बात को लेकर बीजेपी ने यह पोस्टर वार जारी किया हुआ है कि जिसमें उन्होंने यह दर्शाया है कि भूपेश बघेल को जबरदस्ती चुनाव में उतारा गया है। जी, जैसा कि मनोज आप ही ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को जबरदस्ती मैदान में उतारा गया है और कवासी लखमा भी यही बात कह रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि बीजेपी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है? जी, बिल्कुल शिवम, साफ तौर पर कवासी लखमा जो बस्तर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा था, भरी जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं तो टिकट के लिए नहीं प्रयासरत था, मैं तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगने दिल्ली गया था, लेकिन पार्टी ने हमको टिकट पकड़ा दिया। इसी बात को लेकर बीजेपी ने यह पोस्टरवार जंग छेड़ दिया है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में कब पहुंच रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर भी? जी, बिल्कुल शिवम, देखिए कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस चुनावी मूड में आ चुकी है और दोनों पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसे देखते हुए आपको बता दें कि 5 तारीख को बस्तर में जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और इसी के तहत निश्चित रूप से यह स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारक जो है लगातार जो है बस्तर चुनाव में देखने को मिलेंगे। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विधानसभा में सोच के मुताबिक जैसा कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा था कि हम जीतेंगे और वो जीत नहीं पाए, क्या यही वजह है कि वो भी इतना जोर शोर से चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे हैं और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ हैं? जी, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो अंदरूनी कलह थी, या उसको ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया गया चुनाव में, जिसको देखते हुए अब वो कांग्रेस की कलह सड़कों पर देखने को मिल रही है। और इसी के तहत लगातार छत्तीसगढ़ में यह देखने को मिल रहा है, हर जिले से कांग्रेस के चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, भारी तादाद में वो भाजपा में सम्मिलित होते जा रहे हैं। ये लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार ये नियम लागू सा हो चुका है छत्तीसगढ़ में और आए दिन ये देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महासमुंद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जसमीत सिंह, पार्षद और जिला योजना समिति सदस्य जसप्रीत प्रीति और जिला संयोजक युवा कांग्रेस सोशल मीडिया रवि सिंह ठाकुर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि नेताओं के इस्तीफे से पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पहले बड़े बड़े नेता का छोड़ना और अब उनके कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के जितने भी उनके दिग्गज हैं वो सब पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस के खेमे में इतनी भगदड़ देखी जा रही है? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार, और ये एक जिले की बात नहीं कही जा सकती, हर जिले से अब ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे और एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आ रही है कि जो शुरू से लगभग 20 सालों से 25 सालों से कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में छोड़ रहे हैं जब सामने लोकसभा चुनाव है, और ऐसे समय में तो कार्यकर्ताओं को समेटने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं चाहे पदाधिकारी पकड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी होना लाजमी है, और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में लोकसभा की कितनी सीटें कांग्रेस यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकालने में कामयाब हो सकती है। जी मनोज, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि बीजेपी हमारे शीर्ष नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की दबाव बनाकर अपने पाले में ले रही है, ऐसा बीजेपी पर आरोप लगाता है कांग्रेस। लेकिन अगर तो बड़े नेताओं पर दबाव बन सकता है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के पद वाले ये जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका छोड़ के जाने के पीछे की क्या वजह है? क्या कांग्रेस के चश्मे पे जो धूल है उसे न साफ करके कांग्रेस को पूरी दुनिया ही मतलब धूमिल नजर आ रही है, क्या यही वजह है? जी शिवम, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो आरोप लग रहा है कांग्रेस के शीर्ष बड़े नेताओं के ऊपर, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को जब यहाँ पर पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम लोगों को महत्व नहीं दिया गया, हम लोगों को कार्यों को समझा नहीं गया, और हम लोगों से मिलने के लिए नेता लोग समय नहीं दे रहे थे, और ऐसे समय में हम लोग क्यों कांग्रेस का दामन पकड़े रहे, जबकि बीजेपी को वो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्र हित की बात कर रही है, और ये तो बड़ी बात इसमें सामने निकल कर आई है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दबी जबान से यह बात कहा कि राम मंदिर के समय जो कांग्रेस ने वहां पर नहीं जाने का फैसला लिया था, उसका भी कुछ असर यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो पदाधिकारी हो, धीरे धीरे कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का अपमान करके अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि विष्णु को भ्रष्टाचार का भोग लग रहा है। जैसा बयान देकर बघेल ने न केवल अपनी राजनीतिक कोठा दिखा रहे हैं, बल्कि सनातन परंपरा के लिए अपनी घृणा का शर्मनाक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि हार की बौखलाहट में भूपेश बघेल का धर्म विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। भूपेश बघेल एक बार फिर से सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का अपमान करके अपने पिता की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर कटाक्ष करना कि विष्णु को भ्रष्टाचार का भोग लग रहा है, ये बयान देकर वह हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के प्रति अपनी घृणा का परिचय दे रहे हैं। और तो और भ्रष्टाचार के जनक रहे, और कहा जाता है कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, और जिसमें 72 छेद हो। भ्रष्टाचार के जनक रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं के भविष्य को चौपट किया महादेव ऐप घोटाले के माध्यम से। इस प्रदेश में कोल, राशन और परिवहन में जिस तरीके से, शराब में जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुए, मुझे लगता है भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश बघेल का जो भाषण है वो उनको शोभा नहीं देता कि वो उस विषय पर एक बात भी बातचीत। खबर दुर्ग से है, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही प्रदेश भर में बीजेपी में सदस्यता लेने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं जिले में आज बड़ी संख्या में वकीलों ने बीजेपी में प्रवेश किया। आपको बता दें कि पहले महिला समिति के 150 सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद लोकसभा सांसद विजय बघेल के निवास में 100 से अधिक अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टरों के लिए गांव से लेकर शहर तक लोगों में सम्मान होता है। डॉक्टरों की बात लोग मानेंगे, इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए अपील की गई है। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतने का इतिहास बनाने में हमारा सहयोग है। तब से तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियां आधी हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस बड़े आयोजन के बाद तो इंडी समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। कांग्रेस के पूर्व नेता विजय साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल न उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत कर सरकार बनाई तब ईवीएम में खराबी नजर नहीं आई। अपनी संभावित हार देखकर पहले से ही ईवीएम का बहाना शुरू कर दिया। देखिए, मैसेज मेरा क्लियर है कि चुनाव आयोग और देश की स्वतंत्र एजेंसी है और जितनी भी एजेंसियां हैं देश की, उनका मान सम्मान, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर एजेंसियों को जब ज़रूरत है, आज देश के आम जनता की भी ज़रूरत है चुनाव आयोग को, और देश के जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके नेता, उनकी भी ज़रूरत है कि चुनाव को सहयोगात्मक और साफ सुथरे तरीके से चुनाव को संचालित करें। तो हम सबको मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने कांकेर लोकसभा को लेकर नई समिति तैयार की है, जिसमें कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। इस समिति में 42 नेताओं को जगह दी गई है। ये सभी कांकेर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीरेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार और निचले स्तर पर बैठकें कर वोट शेयर बढ़ाने का काम कर रही है ये टीम। तो वहीं बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल युवक से मिलने डिप्टी सीएम विजय शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। विजय शर्मा ने युवक से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर का विकास न होने का एक कारण बस्तर की सड़कों में भींचा हुआ आईईडी भी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक मकान में आग लगने से महिला और 5 साल के बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पति ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि मकान मालिक रोमी कश्यप के द्वारा थिनर बनाने के लिए घर में तारपीन तेल रखने के कारण आग तेजी से फैली। पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। बलौदाबाजार जिले के बारन वापारा अभ्यारण्य में बाघ घूम रहा है, गांव के मवेशियों का शिकार कर रहा है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की 7 टीम इस बाघ पर कड़ी निगरानी बनाए हुए। वन विभाग को अभी तक सफलता नहीं मिली है। फिलहाल वन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।